नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय, पुलिस सप्ताह का शुभारंभ किया। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस सप्ताह का शुभारंभ किया। मौके पर हालांकि कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पर मौजूद है, जहां पर उन्होंने पुलिस सप्ताह का शुभारंभ किया है। साथ ही उनके साथ कई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजधानी उत्तराखंड से बता रहे हैं, उत्तराखंड के देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। पुलिस मुख्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस सप्ताह का शुभारंभ किया और उनके साथ कई पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। क्षेत्र में बढ़ते नशे को देखते हुए केशवनगर में नशा मुक्ति सभा का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व समाजसेवी प्रमोद राजहंस ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या युवा वर्ग के लोग नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। नशे की लत से उनका परिवार भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस नशा मुक्ति सभा में बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे और सभी ने अपनी अपनी राय भी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को जागरूक करे एवं उन्हें नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताए। नशे की लत एक बहुत बड़ी बीमारी है, जल्दी से समय से अगर नहीं छोड़ा गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और ये नशा जो है हमारे घर तक पहुंच गया है। पहले ये नशा जो होता था बड़े बड़े महानगरों में होता था, उसके बाद छोटे छोटे शहरों में आया, फिर छोटे छोटे गांवों में आया। अब ये नशा हमारे छोटे छोटे वार्डों में हमारे घर तक पहुंचने के कगार पे आ गया है। और जो कारोबार इसका कर रहे हैं, मैं तो उन्हें दरिंदे कहूंगा, क्योंकि उन्होंने परिवार उजाड़ दिए हैं, परिवार बिखर गए हैं। किसी का एक बेटा है, वो नशे की आज स्थिति में इतना बिल्कुल पागल की तरह भटक रहा है। तो समस्या बहुत गंभीर है। तो गंभीर समस्या को देखते हुए हमने आज नया सवेरा नाम से एक एनजीओ का समिति का गठन किया है हमने, और बातचीत के सभी संभ्रांत व्यक्ति इसमें उपस्थित हैं। तो इसके तहत हम जो भी जागरूकता अभियान है, तो उत्तराखंड में अब 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराई जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति पेश की है। अभी तक कक्षा 8 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराई जा रही थी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी स्कूलों के साथ साथ आवासीय स्कूलों में भी इस तरह के नियम का प्रावधान किया गया है। सरकार की इस पहल पर छात्रों और उनके अभिभावकों ने आभार भी जताया है। साथ ही अशासकीय स्कूलों में भी कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त में किताबें मुहैया कराए जाने पर अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकारी स्कूलों में तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी और अब सरकार ने उनकी भी सुध ली है। ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। मैं थैंक यू बोलूंगी पहले धामी जी का, कि हमें जो है मुफ्त में किताबें मिल रही है। इससे जो है कि सभी बच्चों को, जितने भी गरीब बच्चे हैं, सभी को फायदा होगा। कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पैसे नहीं दे पाते हैं, कि बुक्स नहीं ले पाते हैं, जिससे कि उनकी पढ़ाई में बहुत नुकसान होता है। तो मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने ये जो है चलाया है कि बुक्स फ्री में मिलेगी बच्चों को, जिससे बच्चे जो है पढ़ेंगे। सर, पहले तो मैं धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि हमारी बहुत पैसे खर्च होते थे बुक्स में, बहुत महंगी महंगी बुक्स आती थी, तो हमारे उससे बहुत पैसे खर्च होते थे। हमारे मम्मी पापा इतने वो नहीं कर पाते थे पैसे, पर अब मैं सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है। देखिए, ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की तरह ही अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएं। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कैबिनेट में
प्रस्ताव लाया गया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने अशासकीय विद्यालयों की सूद ली और अशासकीय विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अगले वर्ष से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी। इसका हम स्वागत करते हैं। चमोली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पोखरी में छात्र संघ चुनाव में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी अमन सिंह और अंकित सिंह ने, उपाध्यक्ष के लिए प्रियंका आदर्श कुमार ने, महासचिव के लिए सौरभ सिंह, हिमांशु कुमार ने सह सचिव के लिए नामांकन किया। साथ ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमन सिंह और अंकित सिंह ने कक्षा महाविद्यालय के विकास के लिए कार्य भी करेंगे, ये कहा है उन्होंने। साथ ही विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के प्रत्याशी सौरभ सिंह ने कहा कि महाविद्यालय की सुविधाओं के लिए कार्य करेंगे और छात्र हितों के लिए लड़ते रहेंगे। पोखरी कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का पद पे उठा हुआ हूँ। आप सभी लोगों का पहले तो मेरे को आशीर्वाद चाहिए और सहयोग चाहिए, क्योंकि मैं इसी धरती का लाल हूँ और आपने अपने ही बेटे को सपोर्ट करना है। मैं आपका भाई भी हूँ, बड़ा भाई, छोटा भाई, सबका मैं ही हूँ। जब आपको काम की जरूरत होगी आप मेरे पास आना, मैं आपके काम के लिए हमेशा आगे रहूंगा। अभी नागनाथ पोखरी कॉलेज में हूँ और मैंने अपना नामांकन करवा दिया है छात्र संघ चुनाव के लिए। तो अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कॉलेज में जो भी कॉलेज के गतिविधि रहे हैं, कार्य रहे हैं कॉलेज में, जो कि हमेशा एबीपी ने ही पूरे करवाए हैं कॉलेज में, और आगे भी हम एबीपी पूरे कार्य करवाते रहेंगे कॉलेज में। जो भी छात्रों की जो भी समस्या हो, किसी की भी कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, हम उसे हमेशा पहले से भी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। महाविद्यालय पोखरी के सभी छात्र छात्राओं को 3 वर्ष सभी को पता है कि 3 वर्ष पश्चात यहाँ पर कोरोना के कारण दोबारा छात्र संघ चुनाव लड़े जा रहे हैं। मेरा हमेशा यही कार्य रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य छात्र हित में कर सकूं, और जो इससे पहले के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई अभिषेक बरसात जी के द्वारा किया गया कार्य, जो उन्होंने कहा था कि 3 अगर मैं एनसीसी नहीं ला सकता हूं तो मैं अपने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। 2 प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए, 2 उपाध्यक्ष के लिए, 2 महासचिव के लिए, 1 सह सचिव के लिए, 2 कोषाध्यक्ष के लिए और 2 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए। चुनाव हमारा 24 दिसंबर को संपन्न होगा। उसी दिन 24 दिसंबर को मतगणना होगी, मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और अहम खबर की। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सुरक्षा के मद्देनजर इस बार आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। श्री बद्री केदार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने हाल ही में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी डिमांड भी की थी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत लगाई गई थी और बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में पहले से ही सोने की परत है। उसी की सुरक्षा के मद्देनजर दोनों में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत अभी भी काम चल रहा है और वहां लगातार मजदूरों की आवाजाही रहती है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोनों आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की मांग की गई थी। देखिए, आप जानते ही हैं कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह है को इस वर्ष हमने स्वर्ण मंडित करा दिया था, तो उस लिहाज से वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से ठोस उपाय करने की जरूरत थी। तो इस संदर्भ में मैंने कपाट बंद होने से पूर्व प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था कि केदारनाथ धाम में ये स्वर्ण मंडित होने के कारण से अब यहाँ पर सुरक्षा के और समुचित उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत में निर्माण कार्य चल रहे हैं। अपने बयानों और कारनामों से पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन हमेशा मीडिया में छाए रहते हैं। एक बार फिर से वो सुर्खियों में हैं और अभी तक अपने राजनीति प्रतिद्वंदियों पर हमलावर रहने वाले चैंपियन ने इस बार पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया है। चैंपियन ने कहा है कि देहरादून की मित्र पुलिस शराब के नशे में धुत होकर लोगों से बदसलूकी करती है। उन्होंने पुलिस के इस व्यवहार पर नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि यहां पर क्षेत्रवाद हावी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने चेकिंग के दौरान सरकारी कार्य में बाधा भी डाले और थाने जाकर इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी भी की।
धमकाने के मामले में चैंपियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इससे पहले भी चैंपियन ने डीजीपी से भी मुलाकात की थी। और ये डालनवाला कोतवाली की जो इंचार्ज हैं मिस्टर भट्ट, इतने गैर जिम्मेदार शराबी आदमी हैं, ऐसे का तो पुलिस फोर्स में रहना ही गलत है, बर्खास्त होना चाहिए। 24 नवंबर 2011 को मेरी धर्मपत्नी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बागल में। मेरी दोनों बेटियां भी थी गाड़ी में, बहुत भीषण एक्सीडेंट था। एंडेवर गाड़ी बुरी तरह टूट गई उसमें। मैंने फोन किया तो अगले ने जवाब नहीं दिया। 3 बार फोन किया। मैंने एसएसपी को किया, एसएसपी ने इनको फोन किया, तब तो इनका फोन आया, और वो भी शराब के नशे में। मैंने डीजी पुलिस को भी फोन किया, आप देखिएगा मेरी सीडीआर निकालिएगा और डीजी पुलिस की सीडीआर निकालिएगा, एसएसपी देहरादून की सीडीआर निकालिएगा। तो दिसंबर के महीने में देश विदेश से पर्यटक उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, देहरादून ही क्यों ना हो। सभी जगहों पर 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पर्यटक का जमावड़ा लगा रहता है। इस बार भी क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटक का भारी सैलाब आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर यातायात विभाग ने कमर कस ली है। क्रिसमस और नए साल को मनाने के लिए पहाड़ी जगहों पर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में सिंगल लेन सड़क होने की वजह से यातायात की व्यवस्था ध्वस्त सी हो जाती है। लेकिन इस बार यातायात विभाग ने आने वाले सैलानियों के लिए बाईपास रास्तों की वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिससे स्थानीय स्तर पर यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहेगी। इसको लेकर प्लानिंग की प्रोसेस हमने शुरू की है। 25 को जो हमने अंदाजा लगाया है वो हमें आउटसाइड ट्रैफिक कम रहेगा, हमारा शहर का ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा और वो स्पेशली शॉपिंग एरियाज वगैरह में कॉन्सेंट्रेट रहेगा। 31 की बात की जाए तो हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और हरियाणा वगैरह से मसूरी और ऋषिकेश के लिए क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के शपथ ग्रहण के दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि धामी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, जिसको लेकर प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने आदेश भी जारी किए थे। योगेश भट्ट उत्तराखंड के विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं। शपथ के बाद नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया गया है। जहां तक इस नई भूमिका का सवाल है तो इसमें मेरा अपने सभी मीडिया के साथियों से ये अपेक्षा है, अनुरोध है कि जिस तरीके से आपका प्यार, सहयोग मुझे अपने साथ रहते हुए मिला है, इस नई भूमिका में भी मिलेगा और सिर्फ मुझे को नहीं, पूरे कमीशन को मिलेगा। और जहां तक जिम्मेदारी का प्रश्न है तो मेरा एक मानना है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कोई भी आयोग सरकारें जब गठित करती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है और सबसे बड़ी मंशा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की, सुशासन लाने की। तो इस बीच पौड़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नार्को टेस्ट को लेकर अदालत लेगी फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट का फैसला किया गया। एसआईटी ने 9 दिसंबर को दी थी नार्को टेस्ट की अर्जी। आरोपियों के सहमति पत्र से ही हो पाएगा नार्को टेस्ट। तो बड़ी और अहम जानकारी है अंकिता, हत्याकांड से लेकर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नार्को टेस्ट की मंजूरी को लेकर अब अदालत एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट का फैसला लिया गया। एसआईटी ने 9 दिसंबर को नार्को टेस्ट की अर्जी दी थी और अब इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई एक अहम और बड़ी जानकारी, तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट का फैसला होगा। एसआईटी ने 9 दिसंबर को नार्को टेस्ट कराने की अर्जी भी दी थी और अब तीनों ही आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तीनों आरोपियों को लेकर बीते 9 दिसंबर को ही नार्को टेस्ट के लिए अर्जी दी गई थी। आरोपियों की सहमति से अब तीनों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही हैं। तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट का फैसला लिया गया। तो हल्द्वानी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कुमाऊं संभाग कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित भी किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के लिए अटल बिहारी वाजपेयी किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कार्यालय में उत्तराखंड राज्य बनाया गया। 25 दिसंबर को बीजेपी संगठन द्वारा भी इस कार्यक्रम को लेकर एक कार्यक्रम सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम भी प्रत्येक बूथ में जाकर सुना जाएगा। नजीर पेश की है पुष्कर सिंह धामी जी ने। आज से नहीं, जब से राज्य बना हर बार हर नियुक्तियों भ्रष्टाचार की केवल आवाज उठती थी, चर्चाएं होती थी, मीडिया छापता था, लेकिन जेल डालने का काम तो पुष्कर धामी जी ने किया ना, हमारी सरकार ने किया। ये नजीर पेश हुई है। हर प्रकार के दुस्साहस और अपराध करने वाले आज जेलों की सलाखों के अंदर है। कानून अपना काम करता है, कानून का दायरा एक पक्ष है, लेकिन मैं नजीर जब पेश करने की बात करता हूँ, कोई हिम्मत न करे। अगर जेल जाना, लंबे समय तक जेल में रहना, सजा किस रूप में मिलेगी, न्यायालय का काम, मेरा काम नहीं है। लेकिन जिससे प्रश्न खड़ा हुआ, जिसके बारे में अपराध की जानकारी है, सरकार ने उसको कटघरे के अंदर खड़ा किया है। थोड़ा सामने से धानी महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद, धानी महेंद्र भट्ट जी जिंदाबाद। तो कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG में 24 दिसंबर को छात्र संघ चुनाव होना है, जिसको लेकर आज नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। महाविद्यालय में 11 पदों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए NSUI MBVP के साथ साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भी पेश किया है, जबकि शाम 3 बजे के करीब विभिन्न पदों पर प्रत्याशी विभिन्न पदों पर नामांकन भी करा चुके थे। आपको बता दें कि इस बार 6117 छात्राएं और 5149 छात्र सहित कुल 11266 छात्र अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी शाम 3 बजे तक। उसके बाद कल नामांकन पत्रों की जांच और जो वैध प्रत्याशी हैं उनकी सूची भी कल हम 4 बजे जारी कर देंगे। उसके बाद 22 तारीख को तैयारी रहेगी इसकी पूरी, बूथ निर्माण है और हमारा जो काउंटिंग बूथ है उनका निर्माण किया जाएगा। 23 तारीख को जनरल गैदरिंग का आह्वान बच्चों के द्वारा किया जाएगा, बच्चों को संबोधित किया जाएगा और 24 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर 3 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद मतगणना के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया जाएगा। पहले इस सवाल का ये है कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था और हम नहीं मानते कि हमारे सामने कोई है करके। हम परिषद ने हमेशा महाविद्यालय में कार्य किया है, हमारी टीम ने हम कार्य किया है परिषद के अंदर छात्राओं के बीच में, हमने कार्य कर रखा है। हम नहीं मानते कि कोई हमारी टक्कर में है, हमारी लड़ाई बस हमसे है। हमने 24 तारीख को शाम को परिषद ने अपने जीत का परचम लहराना है बस। देखिए, संगठन हमेशा सर्वोपरि रहता है, ये बात सबको पता है, लेकिन संगठन के कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा जो मुझे नकार दिया गया और ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है और इस लड़ाई को आज मैं मैदान पे उतर चुकी हूँ निर्दलीय प्रत्याशी, जिसके छात्र शक्ति के दम पर मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। अगर रात के 11:30 बजे बिना कैंडिडेट को बुलाए, बिना किसी कार्यकारिणी को बुलाए अगर टिकट मिलता तो ये टिकट बेचा गया है। ये जो 2 प्रत्याशी हैं
वो दोनों एक ही संगठन को बिलोंग करते थे, लेकिन उनमें 2 फाड़ हो चुके हैं आज संगठन के। एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है और एक दूसरा संगठन से लड़ रहा है, और जो संगठन नारी का सम्मान करना नहीं जानता उसमें ही 2 फाड़ इसी चक्कर से हुए हैं, और उसके पास जितना भी समर्थन है वो उसी संगठन का है। तो इस कारण हमें अपनी जीत सुनिश्चित लग रही है और हमें हमारी जीत पक्की है, बिल्कुल विश्वास है हमें, हम जीत के आएंगे। प्रक्रिया जो है वो आपके वोटिंग के बाद ही होगी। वोटिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा, और उसके बाद आधे घंटे का अंतराल होगा जिसमें लंच लेंगे लोग, और उसके बाद 2:30 बजे से लेकर जो है उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम तक जो है करीब हमारा मानना है कि करीब 6 बजे तक वो पूरी हो जानी चाहिए। रुक करते हैं अब लालकुआं की खबर से, जहां पर लालकुआं में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि लालकुआं क्षेत्र में वन निगम डिपो से इस संबंध में जो जनप्रतिनिधि गण आए थे, जिसमें देवाल प्रमुख स्वयं भी थे, उन्होंने 2 ज्ञापन दिए हैं इसी संबंध में। उनका ये कहना है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत उनके पास अथॉरिटी है कि इसको सदन में रखना है नहीं रखना है, और वहीं कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि उस दिन शायद उनका MOIC जो है अपनी किसी अन्य बैठक में थे, तो ज्ञापन को जो है उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। बाकी एक जांच का विषय है कि किस कारणवश ये जो है ये मुद्दा जो है ये शूट रहा है। 12 तारीख को BDC हुई थी, और BDC में बहुत सारे अधिकारी जो मौजूद नहीं थे, और जो मौजूद नहीं थे उनके लिए तो हमने DM साहब और CDO साहब से आग्रह किया था कि इन पर कार्रवाई करें। और कई विभागों के ऐसे अधिकारी थे जो सक्षम अधिकारी नहीं थे, जिनसे सवाल जवाब किए जा सकते थे, और ऐसे अधिकारियों को हमने आग्रहपूर्वक किया कि आप सदन से बाहर चले जाएं, क्योंकि आप तो सक्षम नहीं है, आप जवाबदेही आपकी नहीं बनती, बल्कि जो आपके प्रभारी लोग हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है। कृपया उन लोगों को भेजने का कष्ट करें। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।